आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 सोशल वर्क की तैयारी में आपके लिए एक और चैप्टर लेके आया हूँ। ये चैप्टर है आपको क्राइम, डेविएंस एंड पनिशमेंट, अपराध, विचलन तथा दंड। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। बाकी फ़ायदा हुआ या नहीं हो रहा ये आप ज़रूर हमें बताएं, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपराध की कानूनी परिभाषा। ठीक है, अपराध की कानूनी परिभाषा में जैसे कि क्लासिकवादी विद्वान क्या कहते हैं, नवीन विचलन सिद्धांतवादी विद्वान मार्क्सवादी अपराध की कानूनी परिभाषा क्या देते हैं, ये सब चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो ये जो मैं कंटेंट भी आपके सामने रख रहा हूँ, इसके नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप एक जो भी बुक आते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क को लेकर, पियर्सन या अरिहंत को, उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं भी जल्दी आप लोगों को ये ब्लॉग के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, क्लासिकवादी विद्वान जो है वो अपराध को वह व्यवहार मानते हैं जिसमें सामाजिक अनुबंध का वह उल्लंघन हो जो कि राज्य के लिए ही नहीं अपितु समाज के उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुरक्षा और संपत्ति के लिए हानिकारक हो जिन्होंने अनुबंध के आधार पर राज्य के अधिकार को स्थापित किया है। ठीक है, और नवीन विचलन सिद्धांतवादी विद्वान कहते हैं कि जैसे कि हार्वर्ड, बेकर आदि का मानना है कि अपराध एक व्यवहार है जो शक्तिशाली लोगों के हितों का उल्लंघन करता है। किसी भी कृत्य को आपराधिक कृत्य मानने के लिए एक नहीं बल्कि दो कृत्य होने चाहिए। एक व्यक्ति या समूह एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करता हो और दूसरे भिन्न मूल्यों वाला कोई दूसरा समूह या व्यक्ति। हालांकि ये सब जो परिभाषाएं हैं ये सिर्फ बताने के लिए, इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। जो सवाल आएंगे वो कंटेंट आपको नीचे मिलेगा, लेकिन जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। मार्क्सवादी अपराध की कानूनी परिभाषा स्वीकार करते हैं और नवीन विचलन सिद्धांतवादी जबकि यह विश्वास करते हैं कि अपराध एक क्रिया है जो शक्तिशालियों के हितों को सख्त खिलाफ होती है। अब मार्क्सवादी की विचारधारा बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, अब सामाजिक कानूनी दृष्टिकोण में देखेंगे तो अपराध के प्रकार में आपको इलियट एवं मैरिज कहते हैं कि कदाचार या गंभीर अपराध है। ठीक है, जो अपराध है वो कदाचार या गंभीर अपराध दो प्रकार में ये बोलते हैं। बोंगर कहते हैं कि आर्थिक अपराध होता है, राजनीतिक अपराध होता है और यौन अपराध होता है। वहीं लैम्पर्ट कहते हैं कि स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित श्रेणी में अपराध होते हैं। ठीक है, सांख्यिक उद्देश्यों से अपराध के प्रकार को अगर हम देखेंगे तो एक तो होता है व्यक्ति के विरुद्ध, दूसरा संपत्ति के विरुद्ध, तीसरा सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध, सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध भी होता है चौथा। ठीक है, बेसिकली आप जब देखेंगे तो ये चारों आपको निकल के आएगा, इसमें चारों में सारे अपराध आ जाते हैं। ठीक है, वहीं क्लिनार्ड एवं क्विन्ने 6 प्रकार के अपराध बताते हैं। क्या क्या? एक तो राजनीतिक अपराध, दूसरा व्यवसायिक अपराध, तीसरा हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध, चौथा संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध, पांचवा जो है वो है परंपरागत अपराध और जो छठा है वो है सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं भारत में अपराध की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये जो मैं वीडियो आपके सामने ये जो नोट्स बना कर रखा हूँ ये ठीक उसी पैटर्न को, उसी सिलेबस को फॉलो कर रहा है जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 सोशल वर्क के लिए है। ठीक है, अगर एक आंकड़े की बात करें तो भारत में अभी वर्तमान में 16.95 लाख अपराध है जो कि रजिस्टर्ड है भारतीय दंड संहिता के आधार पर कह सकते हैं। वहीं 39 लाख अपराध ऐसे हैं जो कि स्थानीय और विशेष कानून के तहत रजिस्टर्ड है। अगर आप अपराधों की एक श्रृंखला निकालेंगे कि कितना अपराध पुरुष करता है और कितना अपराध महिला करता है तो 100 अपराध में 94 जो अपराध है वो पुरुष करते हैं और वहीं 6 जो है वो महिला करती है। अपराध शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग अगर आपको मैं बताऊं जो कि क्वेश्चन अब ये सब आ सकते हैं वो है 1879 में हुआ था। फ्रांसीसी मानव शास्त्री टोपियार्ड ने यह सबसे पहला प्रयोग अपराध शास्त्र का किया था। ठीक है, वहीं अपराध शास्त्र का प्रथम पाठ्य पुस्तक की अगर बात करेंगे आप तो ये मॉरिस पारियसली है जो कि क्रिमिनोलॉजी नाम का एक किताब लिखा था इन्होंने। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र की पहली किताब के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बताऊं भारत में अपराध शास्त्र का शिक्षण लखनऊ के जेल अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में 1990 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टोपिनार्ड ये जो मैंने आपको बताया ऊपर, इसका एग्जैक्टली जो प्रोनाउंसिएशन होगा ये आपको होगा टोपिनार्ड, मानव शास्त्री टोपिनार्ड। वहीं दूसरा जो मैंने आपको बताया पहला जो पाठ्य पुस्तक है वो मॉरिस पारमाली है। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी कहीं बहुत ज़्यादा गंदी है तो इसको आप
साइड रखते हुए मैं इसको फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखेंगे जो एग्जैक्टली स्पेलिंग आएगा वो स्पेलिंग इसका है मॉरिस पारमाली, है ना। स्पेलिंग आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मॉरिस, और ये है पारमाली, ठीक है। तो ये है जिन्होंने पहला बुक लिखा है अपराध शास्त्र पर, क्रिमिनोलॉजी। भारत में अपराध शास्त्र का शिक्षण मैंने बता दिया, लखनऊ के जेल में अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में 1990 में प्रारंभ हुआ था, 1940 में प्रारंभ हुआ था, माफ़ी चाहूँगा 1940 में, है ना, 1940 में सबसे पहला भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको बताऊं मैं अपराध के कारणात्मक सिद्धांत। ये जो पीडीएफ आपके सामने मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली ये इस पर सवाल आते हैं तो कोशिश कीजिए कि ये आपके जहन में रहे, ये याद रहे। अपराध के कारणात्मक सिद्धांत किसने दिए, किस वर्ष दिए, प्रणेता कौन है, अपराध के मुख्य कारण क्या है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा, ये आपके सामने है स्क्रीन पे, और ठीक इसके नीचे अच्छा मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट एग्जैक्टली ले सकते हैं और आपको ये परफेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। अगर जूम में लेना चाहेंगे तो जूम में ले सकते हैं। इसको मैं पूरा पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, ये आपको याद करना है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप संरचनात्मक सिद्धांत तक, फिर उसके बाद यहाँ से आप ले सकते हैं। ये रहा आपका टोटल संघर्ष सिद्धांत का। ये सारे सिद्धांत अपराध को दिए गए हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा, और इस पर सवाल बनते हैं तो आपको ये तैयार जरूर करना है, ठीक है। अब हम आते हैं बाल अपराध की ओर, कि बाल अपराध क्या क्या होते हैं, बाल अपराध के बारे में क्या क्या चीज़ें हुई। 1876 में पहला सुधारणालय स्कूल अधिनियम बनाया गया। 1897 में इसमें संशोधन किया गया। बाल न्यायालय की कार्यवाही गोपनीय रखी जाती है, जबकि साधारण कार्यालय की न्यायालय की जो कार्रवाई होती है गोपनीय नहीं रखी जाती है, क्योंकि जो भी बाल न्यायालय होते हैं वहाँ पे वो उसको अपराधी नहीं और सज़ा नहीं बल्कि उसको सुधार की बात की जाती है, ठीक है। इसलिए ये आपको सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं कि क्या उसमें ये चीज़ होता है या नहीं होता है। दूसरा है बाल न्यायालय बाल अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड देता है, ठीक है। तीसरा है बाल न्यायालय में अपराधी को दंड देने के पूर्व परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट देखी जाती है, जबकि सामान्य रूप से ऐसा कोई पूर्व परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट नहीं देखी जाती है। सामान्य न्यायालय में डायरेक्ट उनकी जो सुनवाई होती है वो की जाती है, ठीक है। अगला है बाल न्यायालय में दूसरी बार अपराध करने पर पहले वाले अपराध को ध्यान में नहीं रखा जाता है, लेकिन आमतौर पर सामान्य न्यायालय में आप देखेंगे कि जब पहली बार जो अपराध कर लिया अगर दूसरी बार करते हैं तो उसके बाद सज़ा का प्रावधान जो होता है ज़्यादा होता है, लेकिन बालकों के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें मैंने फिर कहा अपराध नहीं अपराधी नहीं माना जाता है, इसलिए उसे नए तरीके से लिया जाता है, ठीक है। अब डॉक्टर बुइस्ट ने 1883 में बम्बई में पहला सुधारात्मक स्कूल बाल अपराध के लिए शुरू किया था। आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। सवाल इस पर भी आपको कई दफ़ा मिल जाते हैं, जैसे कि सुधार या रिफॉर्मेटरी स्कूल, फिर उसके बाद है बाल बंदी गृह, उसके बाद है बोस्टन स्कूल, उसके बाद है रिमांड होम। तो इन सब पर भी आपको सवाल कई बार मिल जाते हैं। प्रमाणित स्कूल, बाल क्लब, हॉस्टल होम, प्रोबेशन हॉस्टल। अगर बारी बारी से मैं आपको बताऊं तो आपको सिंपली समझना होगा कि ये सब चीज़ें क्या होती है। सुधार स्कूल की अगर मैं बात करूं तो सुधार स्कूल या रिफॉर्मेटरी स्कूल बड़े राज्यों तथा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में 1897 ईस्वी में रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट लागू किया गया था। इससे पहले का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने इसका जिक्र किया था, ठीक है। 1897 में एक एक्ट लागू किया गया था जिसको रिफॉर्मेटरी एक्ट स्कूल एक्ट कहा जाता है, ठीक है। रात के समय अलग अलग रखने की व्यवस्था होती है, इसमें बीमार होने पर चिकित्सा आदि किया जाता है, ठीक है। बाल बंदी गृह में क्या होता है? बाल बंदी गृह में होता यह है कि संस्था के रूप में विकसित बाल बंदी गृह बोस्टन स्कूल के सिद्धांतों पर आधारित है। ये संस्थाएं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में स्थापित हैं। इन्हें किशोर सदन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस समय भारत में इस प्रकार की 92 जेल है। आपको ये ध्यान रखना है, कितने जेल हैं? 92 जेल हैं आपके पास, ठीक है। इन संस्थाओं में सामान्यतः 21 वर्ष तक के बाल अपराधी रखे जाते हैं। वहाँ शिक्षा की व्यवस्था होती है। उत्तर प्रदेश के किशोर सदन में केवल उन्हीं बच्चों को रखा जाता है जिनकी आयु 19 वर्ष के लगभग होती है तथा बाल अपराधियों को 1 साल से कम की सज़ा
नहीं दी जाती है। ठीक है, तीसरा जो है वो है बोस्टन स्कूल। बोस्टन स्कूल क्या होता है? इस संस्था का आविष्कार सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। 1902 में सर ब्राइस ने बोस्टन नामक स्कूल का किया था। ठीक है, 1902 में सर ब्राइस, ये इसके संस्थापक या जनक कह सकते हैं आप। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा, सर ब्राइस ने इसका कह सकते हैं कि सृजन किया है। और एक गैर सरकारी जेल खाना होता है जिसका उद्देश्य किशोर अपराधियों को वहां रखकर उनका सुधार करना होता है। भारत में सर्वप्रथम 1962 में तमिलनाडु में बोस्टन स्कूल खुला था। भारत में 1962 में तमिलनाडु में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये सवाल आपको बन सकते हैं। तथा इसके बाद बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश में भी एक एक ऐसे स्कूल खोले गए। उसके बाद आता है रिमांड होम। रिमांड होम में क्या होता है? बाल अपराधियों को मामले की सुनवाई और जांच पड़ताल के दौरान इन्हीं सदनों में रखा जाता है ताकि उन पर अपराधियों का कुप्रभाव ना पड़ सके। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको तो उसके बाद है प्रमाणित स्कूल। प्रमाणित स्कूल क्या होता है? बाल अधिनियम के अनुसार बम्बई, आंध्र प्रदेश, मैसूर, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में इन स्कूलों की स्थापना की गई। इन स्कूलों में साधारण शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होती है। प्रत्येक 12 बच्चों पर एक मॉनिटर होता है और इन बच्चों में जो अच्छे आचरण से रहता है उसे जेब खर्च तथा 14 दिन का अवकाश दिया जाता है, छुट्टी यानी कि। ठीक है, ये लुभाने के लिए जिससे कि उस जल्दी सही रास्ते पर आ सके। अगला जो है वो है बाल क्लब। अब बाल क्लब क्या होता है? बाल अपराधियों के लिए आजकल बाल क्लबों की प्रथा को अपनाया गया है। भारत में इस समय इस प्रकार के 33 क्लब है, याद रखिएगा 33 क्लब है। ठीक है, 33 क्लब आपके पास है। 33 क्लब है जिनमें 7 जो है वो मैसूर में है। उसके बाद अगर मैं बताऊं 3 जो है वो चेन्नई में है, 4 जो है वो राजस्थान में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस पर सवाल आ सकते हैं। बाकी जो है अन्य राज्यों में। ठीक है, उसके बाद है फोस्टर होम। फोस्टर होम मतलब क्या? फोस्टर होम न्यायालयों की अनुमति से बाल अपराधी को किसी सम्मानित परिवार को जो उस बालक की जिम्मेदारी वहन करने को इच्छुक हो सौंपा जाता है। वहाँ वह बिल्कुल घर के वातावरण के अन्य हम उम्र के बच्चों के साथ रहता है। उस परिवार के मुखिया उसके फोस्टर माता पिता कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला है प्रोबेशनल हॉस्टल। इसके तहत प्रोबेशन अधिकारी के अधीन बच्चों को रखा जाता है तथा उनके पढ़ने का उचित प्रबंध इन्हीं के अधिकारियों के अधीन किया जाता है। प्रोबेशन अधिकारी इन बच्चों को रिपोर्ट बाल न्यायालयों को देता है। ठीक है, तो इतने तरीके के होते हैं ये। अब आपको मैं कुछ बता रहा हूँ सिद्धांत जो कि अपराध के सिद्धांत। एक तो जो है वो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, अगला जो है वो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, और अगला जो है वो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, और उसके अगला जो है वो सुधारात्मक सिद्धांत। यानी कि 3 सिद्धांत की यहाँ जिक्र मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अपराध के श्रेणी में ये आते हैं। अब पहला जो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, इस पर अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? यह सिद्धांत बदले के न्याय अर्थात आंख के लिए आंख पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाई है तो उस व्यक्ति को वही शारीरिक क्षति पहुंचाई जाए, भले उसमें उसे या दूसरे को कोई लाभ ना हो। किंतु यूनानी और प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकों में भी इसकी निंदा की गई है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत इसको कहते हैं। अब मैं बात करूं अगर प्रतिरोधात्मक सिद्धांत की, तो अपराधी को पुनः अपराध से लिप्त होने से रोकना तथा अन्य शक्तियों के समक्ष अपराध करने और कानून का उल्लंघन करने से रोकने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना इस सिद्धांत के उद्देश्य में है। इस दंड का उद्देश्य अन्य व्यक्तियों में कानून का उल्लंघन के प्रति भय पैदा करना होता है। ठीक है, अब जो तीसरा है वो है सुधारात्मक सिद्धांत। इसके तहत वर्तमान में ये सिद्धांत सबसे अधिक स्वीकार किया जा रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार आपराधिक प्रक्रिया का उचित उद्देश्य अपराधी का सुधार करना है जिसमें वह अपना समायोजन सामाजिक व्यवस्था में कर सके। यह सिद्धांत कष्ट या पीड़ा पहुंचाने में विश्वास कम होने तथा दयालुता के विचार पर विस्तार होने में सक्षम है। ठीक है, अब जो अगला है मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। वो फैक्ट्स हैं जैसे कि अमेरिका में सबसे पहले प्राणदंड 1667 और 1667 में समाप्त किया गया था। ठीक है, लेकिन फिर से इसे प्राणदंड यानी कि मृत्युदंड यानी कि फांसी 1976 में फिर से ये प्रारंभ हो गया था। 1976
पहले ये बंद किया गया था 1667 में और शुरू कर दिया गया 1976 में। ऑस्ट्रिया में प्राणदंड सबसे पहले समाप्त किया गया था 1949 में, लेकिन फिर से इसे वहाँ पर भी 1952 में पुनः शुरू कर दिया गया। रोमानिया में भी आप देखेंगे मृत्युदंड को 1865 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1939 आते आते फिर से लागू कर दिया गया था। पश्चिमी जर्मनी में देखेंगे मृत्युदंड को 1949 में समाप्त किया गया था, फिर से 1982 में चालू कर दिया गया था। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो उत्तरी कैरोलिना राज्य फांसी जब देता है तो वो उनके अतिथियों को वहाँ आमंत्रण करता है और उन्हें दिखाता है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा हो कि फांसी हर जगह रोकी गई, ख़त्म की गई, लेकिन अपराध जिस तरह बढ़ते गए और लोगों का डर घटता गया, उसके कारण हर जगह अपराध को के लिए फांसी पुनः से लागू कर दी गई। अब आपके मन में आ रहा होगा भारत में क्या है, तो भारत में आपको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि सवाल इसके इर्द गिर्द आ सकते हैं। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि भारत में किन किन धाराओं के तहत फांसी दी जाती है। तो सबसे पहली जो धारा है वो है 121, 132, 199, 302, 305, 307, 396। इन धाराओं के अधीन ही सिर्फ भारत में फांसी की सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा और कोई धारा नहीं है जिसके तहत फांसी की सज़ा आपको या किसी को भी किसी भी आरोप में अपराधी सिद्ध होने पर दिया जाएगा। ठीक है, ये याद आपको रखना है। अब सबसे पहले भारत में 1944 में भारत में समाप्त किया गया था अब ये फांसी की सज़ा ट्रावनकोर में, लेकिन पुनः 1950 में प्रारंभ कर दिया गया था। वहीं अगर बात करें 1956 में तो इसको लोकसभा में एक प्रयास किया गया था कि फांसी की सज़ा को मृत्युदंड की सज़ा रोक दी जाए, लेकिन इसे 1961 में अस्वीकार कर दिया गया। 1963 में विधि आयोग विचार के लिए इसको प्रस्तावित किया गया, लेकिन पुनः 1980 में सर्वोच्च न्यायालय के बेंच में 4 न्यायाधीश ने इसको अस्वीकार कर दिया है और भारत में भी मृत्युदंड अभी भी कुछ ऐसे उन 6 धाराओं के अधीन अपराध सिद्ध होने पर मृत्युदंड यानी कि फांसी दी जाती है। अब आपको ये समझना होगा कि भारत में 7 प्रकार के अपराध के लिए मृत्युदंड है। वो क्या क्या है? पहला जो है वो है हत्या, दूसरा है हत्या के साथ डकैती, तीसरा है राज्य के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध, चौथा है एक निर्दोष के फांसी तक पहुंचाने में झूठी गवाही, अगला है अल्प वयस्क या पागल व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, अगला है दूसरे देश को अपने देश का भेद देना यानी कि यहाँ की गुप्त बातें वहाँ बताना। इन सारे केसेस में अपराध सिद्ध होने पर आपको निश्चित रूप से यानी कि जो भी आरोपी होगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, अब चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला जो है, शुरू में लोम्ब्रोसो नाम के एक विद्वान हुए हैं जो एक प्रकार का ही अपराधी ऐसा मानते थे, वो है जन्मजात अपराधी, यानी कि जो जन्म से अपराधी है, जो उसके बाद अपराध करते गया वही अपराधी होता है, दूसरा कोई नहीं होता। स्टार्टिंग में ये मानते थे। वहीं डेविस अब्राहमोस ने अपराध को व्यक्ति की प्रवृत्ति और स्थितियों के प्रतिरोध कहा है, और मार्क्सवादी जो है अपराध को अपराध जन्य परिवेश के कारण आता है इसलिए कहा। जैसे मान लीजिए ये कहते हैं मार्क्सवादी की जो ऐसे जगह रहता है जहाँ अपराध होता है वही अपराधी या वही अपराध कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरे वीडियो में दोस्तों मैंने आपके समक्ष क्या रखा, मैंने आपके समक्ष रखा क्राइम, डेविएंस एंड पनिशमेंट, यानी कि अपराध, विचलन तथा दंड के सारे एस्पेक्ट जो कि जिस पे यूजीसी नेट जेआरएफ में सवाल आते हैं। और भी कई एस्पेक्ट में भी हो सकते हैं छूट गए होंगे, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ गलत हो गया हो तो वो भी हमें ज़रूर सजेस्ट करें। और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये जो तैयारी का तरीका है ये कितना आपको मदद कर रहा है, और सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार आए। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।